हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल और हम आपके साथ आज बात करेंगे चुनाव के दौरान जो देश में आम चुनाव होता है, जैसे लोकसभा का चुनाव जो प्रधानमंत्री के लिए होता है, एमपी चुनने के लिए होता है, अपने देश में सांसद अपने अपने निर्वाचन जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ से सांसद चुनने के लिए होता है, या विधानसभा का चुनाव होता है जिसे हम आम चुनाव कहते हैं। उसमें चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लगाया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा, जिसे हम लोग कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये क्या है, इसकी बात हम करेंगे क्योंकि अभी गुजरात का चुनाव चल रहा है, वहाँ पे आदर्श आचार संहिता पे बहुत ही विवाद बना हुआ है, तो इसी भी आज चर्चा करेंगे। हम लोग सिर्फ समझेंगे आदर्श आचार संहिता क्या होता है। तो आप नए आए हैं तो इस वीडियो को शेयर करते हुए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बीपीएससी की तैयारी से संबंधित जो कोई भी कंटेंट आए आपको मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में साथ में आपको एडिटोरियल मिलेगा जो मुख्य परीक्षा के लिहाज से पीटी के साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो आप लोग कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारा करंट अफेयर सीरीज जो जनवरी 2022 से लेकर के अक्टूबर 2022 तक का कंप्लीट हो चुका है, वहाँ उसका वीडियो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। हम दावा करते हैं कि आप हमारे करंट अफेयर सीरीज से जुड़ते हैं तो 90 से 95% करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारे ही करंट अफेयर सीरीज से आएगा। अगर आप इस करंट अफेयर सीरीज का PDF पाना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे 8757463383 नंबर पे। तो आप लोग इस पे मैसेज कीजिए, आपको PDF प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलते हैं हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आदर्श आचार संहिता की तरफ जो चुनाव आयोग के द्वारा लागू किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं आदर्श आचार संहिता क्या है। तो आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव से पूर्व राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के विनियमन और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु जारी दिशा निर्देशों का एक समूह है। तो कहने का मतलब है कि आदर्श आचार संहिता क्या है, तो दिशा निर्देशों का एक समूह है। ये तो समझ में आ रहा है किस चीज का, तो उम्मीदवारों की विनियमन, स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव के लिए जो दिशा निर्देश जारी किया जाएगा उसका एक समूह को आदर्श आचार संहिता कहते हैं। ये कब किसके द्वारा लगाया जाता है, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा लगाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो चुनाव से पूर्व राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के ऊपर लगाया जाता है इसको। इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, कब हुई थी, इसकी भी चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। आदर्श आचार संहिता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 जो निर्वाचन आयोग से संबंधित है 324 के अनुरूप है, जिसके तहत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन को संसद तथा राज्य विधानसभाओं में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों की निगरानी करना और उसका संचालन करने की शक्ति दी गई है। किसको, इलेक्शन कमीशन को अनुच्छेद 324 के तहत संसद में तथा राज्य विधानसभा के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की निगरानी करने की शक्ति प्रदान की गई है। नियमों के मुताबिक आदर्श आचार संहिता उसी तारीख से लागू होती है जब निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा की जाती है। कहने का मतलब है जब चुनाव का घोषणा कर दिया गया तभी से आदर्श आचार संहिता ऑटोमेटिकली लागू हो जाता है। यह चुनाव परिणाम घोषित होने की तारीख तक लागू रहती है। तो जब चुनाव कराने की घोषणा की जाती है तब से लेकर के चुनाव की जब तक परिणाम ना आ जाए तब तक यह आदर्श आचार संहिता लागू रहता है। आदर्श आचार संहिता लागू होने से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है इसकी भी बात करेंगे, इसकी चिंताएं भी है उसकी भी बात करेंगे। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। तो आदर्श आचार संहिता का विकास कब हुआ था, पहले हम ये जान लेते हैं कि आदर्श आचार संहिता कब लाया गया था। तो आदर्श आचार संहिता की शुरुआत सर्वप्रथम 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी, जब राज्य प्रशासन ने राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के लिए एक आचार संहिता तैयार किया था। कहां पे, केरल में। केरल प्रशासन द्वारा तैयार की गई इस संहिता को चुनावी सभाओं, भाषणों और नारों आदि के बारे में राजनीतिक दलों को निर्देश दिए गए थे कि आप इस तरह से सभा कर सकते हैं, इस तरह से भाषण दे सकते हैं या इस तरह का नारा का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। इस तरह का दिशा निर्देश दिया गया था 1960 में, जिसे आमतौर पर शुरुआत माना जाता है आदर्श आचार संहिता का 1960 में केरल के विधानसभा के चुनाव में। तो ये है, इसकी शुरुआत हुई थी। आगे इसका विकास कैसे हुआ, इसके पश्चात 1962 में लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल और राज्य सरकारों की फीडबैक के लिए आचार संहिता का एक प्रारूप भेजा। जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल था उसको और राज्य सरकार को एक मसौदा भेजा कि आप लोग आदर्श आचार संहिता के बारे में क्या सोच रहे हैं। जिसके बाद देश भर में सभी राजनीतिक दल
द्वारा इसका पालन किया जा रहा है। तो 1962 से सभी राजनीतिक दलों के द्वारा इसका पालन अब किया जा रहा है। वर्ष 1989 में निर्वाचन आयोग ने सत्ताधारी दल को चुनाव के दौरान अनुचित लाभ प्राप्त करने से रोकने के लिए आदर्श आचार संहिता सत्तारूढ़ दल से संबंधित दिशा निर्देश शामिल कर दिए गए। कहने का मतलब है 1979 में चुनाव निर्वाचन आयोग ने जो पार्टी अभी सत्ता में है उसके लिए उसको ज्यादा लाभ न मिले, उसको भी उसके तंत्र से हटाने के लिए आदर्श आचार संहिता में उस तरह के प्रावधान लागू हो गया। मान लेते हैं कि अभी बीजेपी शासन में है, तो अब मान लेते हैं कांग्रेस शासन में नहीं है, तो इसका एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि बीजेपी अभी शासन में है, कांग्रेस नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अगर मान लेते हैं कि चुनाव होता है तो बीजेपी सरकारी तंत्र जिसे कहते हैं, सरकारी गाड़ी का प्रयोग कर सकता है, सरकारी जो है रिसोर्स का प्रयोग कर सकता है, जो भी हो, गाड़ी बंगला सब कुछ का प्रयोग कर सकता है, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकता है। तो इस तरह का जो सत्ताधारी दल हो वो सरकारी जो सिस्टम होता है उसका प्रयोग ना करे, उसको भी आदर्श आचार संहिता में शामिल कर लिया गया। इसके बाद 1991 में आदर्श आचार संहिता को एक और सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया गया 1991 में। आगे देखते हैं, वर्ष 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के आदर्श आचार संहिता की चुनावी घोषणा पत्र से संबंधित दिशा निर्देश को शामिल करने का आदेश दिया, जिसे 2014 में शामिल कर लिया गया था। तो कहने का मतलब जो चुनावी घोषणा पत्र होता है उसे भी आदर्श आचार संहिता में संबंधित दिशा निर्देश शामिल करने की घोषणा किया गया। कहने का मतलब है कि आप जो चुनावी घोषणा पत्र तैयार करेंगे उसे आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रख करके तैयार करना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि कुछ चीजें होती है जिसको आदर्श मतलब आचार संहिता जब लागू हो उसके दौरान नहीं कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दल क्या करता है कि उसे क्या करता है, अपनी चुनावी घोषणा में ही शामिल कर देता है। अब जो चीज चुनावी घोषणा में शामिल है उसे बार बार बोल सकता है, तो ये आदर्श आचार संहिता को उल्लंघन माना जाता है। इसलिए 2014 में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये जो चुनावी घोषणा पत्र था वो भी कैसा जारी होगा, उसकी कौन सी बातें होगी, वो आदर्श आचार संहिता में इसकी भी बातें चर्चा कर दी गई। अब आगे बात करते हैं कि आदर्श आचार संहिता के क्या क्या प्रावधान हैं। तो सबसे पहला है सामान्य आचरण। राजनीतिक दल की आलोचना केवल उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पिछले रिकॉर्डों और कार्य तक सीमित होनी चाहिए। अगर कोई राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल की आलोचना कर रहा है तो किस आधार पर आलोचना करेगा, तो उसकी नीति की आलोचना कर सकता है, उसका कार्यक्रम की आलोचना कर सकता है, पिछले रिकॉर्ड की आलोचना कर सकता है, या जो कार्य किया है उसकी आलोचना तक सीमित रह सकती है। जातिगत और सांप्रदायिक भावनाओं को आहत करने वाले जो टिप्पणी होती है, जो भाषण होता है, उसको रोक लगाया गया है। और सत्यापित रिपोर्टों के आधार पर उम्मीदवारों की आलोचना करना, मतदाताओं को रिश्वत देने या डराने या किसी विचारों का विरोध करते हुए उसके घर के बाहर प्रदर्शन या धरना जैसी गतिविधियां पूर्णतः निषिद्ध है। तो कहने का मतलब है कि आदर्श आचार संहिता में आप जातिगत भावना नहीं भड़का सकते हैं या सांप्रदायिक भावना ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। बिना सत्यापित रिपोर्टों के आधार पर आप जो है किसी की आलोचना नहीं कर सकते हैं, मतदाताओं को रिश्वत नहीं देने की घोषणा कर सकते हैं, या उसे मतदाताओं को डराने की बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। या किसी के विचार को विरोध करते हुए, जो मान ले कोई आदमी है वो आपके विरोधी है तो उसके घर के बाहर प्रदर्शन करें, इस तरह की गतिविधियां नहीं कर सकते हैं आदर्श आचार संहिता जब लागू हो तो। दूसरा है आदर्श आचार संहिता आप लोग चुनाव सुधार में भी जारी कर सकते हैं। चुनाव सुधार का जो टॉपिक पूछा जाता है बार बार मेंस के एग्जाम में, इसमें भी आप लोग जारी कर सकते हैं। आप लोग अगर हमारे करंट अफेयर सीरीज से जुड़ना चाहते हैं पीडीएफ से, तो हम आपको बताए थे कि आप 8757463383 नंबर पे आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे संपर्क करें, आपको करंट अफेयर सीरीज का पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलते हैं आगे, देखते हैं सामान्य आचरण देख चुके हैं, आगे बात करते हैं। दूसरा है सभा। तो सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी किसी भी बैठक का आयोजन करने से पहले स्थानीय प्रशासन और पुलिस की बैठक के स्थान और समय के बारे में सूचित करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि अगर आप कहीं पर भी चुनाव के दौरान बैठक करना चाहते हैं या उस सभा सम्मेलन करना चाहते हैं तो उससे पहले स्थानीय पुलिस से मंजूरी लेनी पड़ेगी, या पुलिस को बैठक का स्थान का जानकारी देना पड़ेगा। पुलिस की मंजूरी के बाद ही आप वहां पर बैठक या सभा या सम्मेलन कर सकते हैं, ताकि बैठक के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके पुलिस के द्वारा। यह है आदर्श आचार संहिता का दूसरा। तीसरा है जुलूस। यदि 2 या 2 से अधिक
दल के उम्मीदवार एक ही मार्ग से जुलूस निकालने की योजना बनाते हैं तो किसी भी तरह का टकराव से बचने के लिए आयोग को पहले एक दूसरे से संपर्क कर लेना चाहिए। इस तरह के जुलूस के दौरान किसी भी राजनीतिक दल के नेता को पुतले नहीं जलाए जाने चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जुलूस अगर आपको निकालना है तो इसकी सूचना देना पड़ेगा, ताकि एक ही दिन में दो तरह का जुलूस ना निकले। अगर निकलता भी है तो इसमें प्रॉपर पुलिस की व्यवस्था रहेगी। चौथा है कि मतदान केंद्रों पर सभी राजनीतिक दल कार्यकर्ताओं और उपयुक्त बैज या पहचान पत्र दिया जाना चाहिए। मतदाताओं को चुनावी दल के नेताओं द्वारा दी जाने वाली पर्ची सादे सफेद कागज पर होगी। इसमें कोई प्रतीक चिन्ह किसी भी पार्टी का नहीं होगा, उम्मीदवार का नाम और पार्टी का नाम नहीं होगा। सिर्फ जो है आपके बारे में इंफॉर्मेशन होगा, जो आपको उस पर्ची मिलने से आप वोट गिराने जा सकते हैं, आपका एंट्री कार्ड होगा वो। तो मतदान में वो चीज़ आपको मिलेगा। उसमें ना तो किसी राजनीतिक दल का प्रचार होना चाहिए, ना ही किसी राजनीतिक दल का जो है चुनाव चिन्ह होना चाहिए, ना ही राजनीतिक दल के उम्मीदवार का नाम होना चाहिए। ये सब नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो आदर्श आचार संहिता को उल्लंघन माना जाएगा। आगे है कि पोलिंग बूथ केवल मतदाताओं और चुनाव आयोग द्वारा सीधे वैध प्रमाण पत्र वाले लोगों को ही मतदान केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अगर बिना मतदान पत्र के प्रवेश की अनुमति दी गई है तो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। अगला है कि प्रेक्षक ऑब्जर्वर जो होता है, निर्वाचन आयोग द्वारा ऑब्जर्वर की नियुक्ति की जाएगी, निर्वाचन आयोग करेगा, जिसके पास कोई भी उम्मीदवार चुनाव के संचालन के बारे में समस्याओं का रिपोर्ट कर सकता है। जिसके पास कोई भी जो उम्मीदवार होता है, जो उम्मीदवार चुनाव के संचालन के बारे में अगर कोई खामी लगती है तो उसके पास जो प्रेक्षक ऑब्जर्वर है उसको रिपोर्ट कर सकता है या उसको शिकायत कर सकता है। अगला है सत्तारूढ़ दल। चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता में वर्ष 1979 में सत्तारूढ़ दल के आचरण और विनियमन, सत्तारूढ़ दल के जो पार्टी रूलिंग पार्टी है जो राज कर रहा है अभी, पार्टी जो सरकार बनाई हुई है, उसका आचरण और उसे विनियमित करने हेतु कुछ प्रतिबंध लागू किए थे। जैसे मंत्रियों द्वारा आधिकारिक यात्राओं और चुनावी कार्यों के लिए नहीं किया जाएगा। जो आधिकारिक यात्रा है वो चुनावी कार्य के लिए नहीं किया जाएगा। प्रॉपर चुनावी कार्यक्रम का घोषणा पहले से करना पड़ेगा मंत्रियों को। उस दौरान जो भी हेलीकॉप्टर या गाड़ी का प्रयोग करेंगे वो सरकार का नहीं होगा। साथ ही चुनावी कार्यों के लिए आधिकारिक मशीनरी जैसे गाड़ी या सरकारी तंत्र जो भी है उसका उपयोग कभी भी नहीं किया जाना चाहिए चुनाव के दौरान, अगर वो वहां पे जा रहे हैं। हाँ, जब सरकार का काम होता रहे, जब राज्य का काम होता रहे, तब वहां पे उसका सरकारी तंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। आगे है सत्तारूढ़ दल को सरकारी खजाने से विज्ञापन देने या प्रचार देने के लिए आधिकारिक जनमाध्यमों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। तो कहने का मतलब जो पार्टी अभी सरकार बनाई हुई है वो सरकारी खर्च पर अपना जो है पार्टी का प्रचार नहीं कर सकती है। मंत्रियों और राजनीतिक दलों को बैठे अन्य लोगों को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी तरह की वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं करनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जो पार्टी सत्ता में है वो जब आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता है तो किसी भी तरह की योजना का घोषणा नहीं कर सकता या वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं कर सकता या किसी को पैसा के बारे में या कोई भी नई प्रकार की घोषणा नहीं कर सकता है। ठीक है, सड़कों के निर्माण, पेयजल आदि की व्यवस्था का वादा भी नहीं करना चाहिए। इस तरह का भी नहीं करना चाहिए, इस तरह की घोषणा नहीं कर सकते हैं आप, वरना उल्लंघन माना जाएगा आदर्श आचार संहिता का। अन्य दलों को सार्वजनिक स्थानों के उपयोग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अन्य दलों को जो है सार्वजनिक स्थान का उपयोग की मंजूरी नहीं देना चाहिए। जैसे सार्वजनिक स्थान पर जाकर के सभा सम्मेलन आदि करता है तो उसकी मंजूरी नहीं, अनुमति दी जानी चाहिए, उसको अनुमति दी जाएगी। सार्वजनिक स्थान का प्रयोग सभी राजनीतिक दल को उपयोग करने की मंजूरी दी जाएगी। चुनावी घोषणा पत्र क्या है? राजनीतिक दल ऐसे वादे से बचना चाहिए जो मतदाताओं को अनुचित प्रभाव डालते हो अपनी चुनावी घोषणा पत्र के द्वारा। इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं चुनावी घोषणा पत्र क्यों आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा, तो उससे भी बचना चाहिए राजनीतिक दलों को। तो ऐसे करते हैं तो अगर आदर्श आचार संहिता मतलब अपनी चुनावी घोषणा पत्र में आप आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली बातों को अगर शामिल करते हैं तो वो उल्लंघन माना जाएगा। अब आगे बात करते हैं कि आदर्श आचार संहिता का कानूनी प्रवर्तन, अगर कोई उल्लंघन किया तो उसका कानूनी प्रवर्तन, उसके दंड या उसके जो है लागू करने की क्या विधि है। तो सबसे पहले है कि आदर्श आचार संहिता को कानूनी तौर पर लागू नहीं किया गया है, सबसे पहला बात है। यानी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को कानूनी तौर पर सजा नहीं दी जा सकती है, किंतु इसके पीछे कुछ प्रावधान जैसे भारतीय दंड संहिता 1860 या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 या जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 आदि के माध्यम से लागू किया जा सकता है। तो कहने का मतलब इस तरह की
जो धारा है, जो प्रावधान है उसके द्वारा इसे लागू किया जा सकता है। लेकिन आप जो चाहेंगे सीधा सीधा हम कोर्ट के थ्रू जा करके या जो निर्वाचन आयोग को बोल करके हम आदर्श आचार संहिता को लागू कर दिया जाए, इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए आदर्श आचार संहिता या चुनाव आयोग कमजोर नजर आता है आज के डेट में भारत में। आगे बात करें तो आगे की बात है कि वर्ष 2013 में कार्मिक लोक शिकायत कानून एवं न्याय संबंधी समिति, स्थायी समिति ने आदर्श आचार संहिता को कानूनी रूप से बाध्यकारी करने की सिफारिश करते हुए जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 का हिस्सा बनाए जाने की बात कही थी। तो ये जो अस्थाई समिति था, कार्मिक लोक शिकायत कानून एवं न्याय पर जो संसद में बना था अस्थाई समिति, उसने कहा था कि आदर्श आचार संहिता को कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया जाए और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का हिस्सा बनाया जाए, ताकि इसे उल्लंघन करने पर प्रॉपर सजा देना चाहिए और सजा देने की शक्ति भी निर्वाचन आयोग के पास होनी चाहिए। हालांकि निर्वाचन आयोग ने स्वयं आदर्श आचार संहिता को कानूनी रूप से लागू करने के पक्ष में नहीं है। निर्वाचन आयोग का तर्क है कि चुनाव पूरा कराने की अवधि के दौरान अपेक्षाकृत काफी कम होगी और न्यायिक कार्यवाही में ज्यादा समय लगता है, इसलिए व्यवहारिक तौर पर आदर्श आचार संहिता को कानूनी रूप से लागू करना संभव नहीं है। तो कहने का मतलब चुनाव आयोग एक तरह से कह रहा है कि अगर इसे बाध्यकारी बना दिया जाए तो चुनाव के दौरान जो चुनाव में हस्तक्षेप आ सकता है उसकी रुकावट हो सकती है, चुनाव लेने में देरी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट का मामला आ जाएगा, क्योंकि सभी व्यक्ति किसी भी उल्लंघन में कोर्ट तक जाने की उसकी जो परमिशन या उसको जो वैधता हो जाएगी। तो इसलिए इसको व्यवहारिक या कानूनी रूप नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा चुनाव आयोग का मानना है आदर्श आचार संहिता के बारे में। तो हम लोग इस पे सभी टॉपिक पे बात किए हैं। हम आपसे एक क्वेश्चन के बारे में डील करेंगे कि आदर्श आचार संहिता के विकास और उसके आलोक में भारत के चुनाव आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ये 2022 में यूपीएससी में पूछा गया था, आप लोग देख सकते हैं जाकर के, क्वेश्चन पेपर जीएस पेपर 2 में पूछा गया है। तो आप लोग इसके बारे में रिवीजन कीजिए, लिखने की कोशिश कीजिए। अगर कोई आदमी लिखते हैं तो हमको आप भेज सकते हैं 8757463383 पर, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर आप इसका फोटो भेज सकते हैं। तो फोटो भेजिएगा तो उसका जो कैसे लिखावट है इस पर आपको रिव्यू या फीडबैक दिया जाएगा। अगर आप हमारे करंट अफेयर का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।